सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। DGISPR मोहतरम जनाब मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने अब से थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू की है उसके अंदर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उस पर क्लियर लाइन दे दी है कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा और कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना रहा है। ये जो सिचुएशन ईरान और अमेरिका के दरमियान है एक जानिब पर, दूसरी जानिब पर हम देख रहे हैं कश्मीर के अंदर सूरत हाल, हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर सूरत हाल। पाकिस्तान का एक बेहतरीन किस्म का रोल है जो पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब के साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर करवाने में अपना रोल प्ले करे और पाकिस्तान जिस मुश्किल दौर से गुजरा है दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में, उससे निकलने के बाद जो अमन की तरफ जा रहा है तो पाकिस्तान उसी सिमत में रहना चाहता है और ये डायरेक्शन, ये लाइन सारी दुनिया के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक पैगाम है। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो ये है कि 5th जनरेशन वॉर वो एक तेज़ी से आगे बढ़ी है और उसमें नैरेटिव का जंग है। नैरेटिव की जंग के अंदर हर मुल्क कोशिश करता है कि वो अपने नैरेटिव को, झूठे सच्चे नैरेटिव को ऊपर लाए। हम इस पर बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी दुनिया के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इस्तेमाल करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े वज़ीर आज़म इस्तेमाल करते हैं, सदर इस्तेमाल करते हैं, उनकी एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है। 5th जनरेशन वॉर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक नया इनकलाब बर्पा किया जा रहा है और वो इनकलाब बर्पा कर रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। उन्होंने टास्क फोर्स बनाई है, पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाने की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल पाकिस्तान बनेगा किस तरह, क्या होगा डिजिटल पाकिस्तान के अंदर, ट्रांसपेरेंसी होगी, करप्शन का खात्मा हो जाएगा, किस तरह से नेटवर्किंग होगी, बैंकिंग ऑनलाइन ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, किस तरह से होगा, सिरा कहाँ से शुरू होगा, एंड कहाँ पे होगा, कितना बड़ा प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है, इससे क्या मसाइल होंगे और दुनिया के अंदर जब डिजिटलाइजेशन शुरू हुई तो क्या तब्दीलियां आई, इस पर भी हम बात करेंगे। आगे चल के हम इंडिया की सूरत हाल का भी तज्जिया लेंगे, सूरत हाल को देखेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी हमारे पास है सिंध के अंदर करप्शन से मुतालिक एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो इरशाद संजरानी हमें बताएंगे। लेकिन इससे पहले स्टूडियो में मेरे साथ दो बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं। अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए हैं, IT एक्सपर्ट हैं, बड़ी स्ट्रैटेजी इनके पास है पाकिस्तान में डिजिटल पूरे सिस्टम को लाने की, किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, किस तरह से आसानी से पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ सकती है। मलाहत कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। और एक और शख्सियत आज मैंने उनको दावत दी एक बार फिर, ज़ियाउल्लाह खान साहब, PIAIC के रूह रवा हैं, CEO हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम है जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G और इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे पढ़ा रहे हैं। प्रोग्राम फैलता जा रहा है, वो किस तरह से कनेक्टेड होंगे इससे और हैं तो हो क्या रहा है। और टेलीफोन लाइन पर भी मैं लूँगा अजहर रिजवी साहब हैं, मेंबर डिजिटल पाकिस्तान की जो कमेटी है, टास्क फोर्स है, उसके मेंबर हैं। बड़े अहम शख्सियत हैं। वो कमेटी क्या काम कर रही है जिसमें बहुत सारे अहम शख्सियात पाकिस्तान से बाहर से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा मलाहत साहब, डिजिटल पाकिस्तान कैसे बनेगा, क्या होता है डिजिटल का सेटअप, अमेरिका के अंदर किस तरह से डिजिटलाइजेशन हुई या दुनिया के अंदर कैसे हुई, और ये जो हमारा ख्वाब है, इमरान खान जो ख्वाब देख रहे हैं, हमारे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में रहते हैं, ज़िया साहब भी बताएंगे उनके बारे में, उनके दोस्त चौधरी राहत अली साहब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते रहते हैं। तो खैर, ये डिजिटलाइजेशन आसान काम है, इसका तरीक़ेकार क्या हो सकता है, कैसे बढ़ेगा आगे? शुक्रिया बहुत बहुत फैसल भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपने बुलाया, जज़ाकल्लाह। और आई थिंक जो डिसरप्शन जो प्रोग्राम अनाउंस किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिजिटल पाकिस्तान का, इससे काफ़ी सारी डिसरप्शन जो आएंगी, जो आपका लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका जो चीज़ें, दो किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। एक तो ये कि आपका इंटर डिपार्टमेंटल कनेक्टिविटी, जो आपकी वजारतें हैं, आपकी जो प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर है, वो किस तरह से एक हो सकते हैं। आपकी सिक्योरिटी जो है वो अलाइन हो सकती है, सिंक्रोनाइज हो सकती है। जो आपके जो है प्रिडिक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है कि अगर कोई आपने जो टोल्स फॉर एग्जांपल जैसे टोल प्लाजा को आपने एक्टिवेट कर दिया तो आप पैटर्न एनालिसिस कर सकते हैं कि आप किस तरह से गाड़ी जो है वो यहाँ से पेशावर भी जा रही है, वापस भी आ रही है और कराची भी जा रही है, तो किस तरह से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं और पैटर्न एनालिसिस करके बता सकते हैं कि हाँ क्या ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। आम आदमी के लिए बहुत सी चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं जो लंबी लंबी लाइनों में हम लगते हैं जाके बिल जमा कराने के लिए, टेलीफोन के, बिजली के, और आपका ये तो समारात हैं राइट।
ट्रांसपोर्ट के टूल के और लोगों की लाइनों के, लेकिन बेसिक प्लेटफॉर्म क्या होगा? मैं चाहूँगा कि अहमद साहब और हाफिज साहब अगर वो डिजिटल पाकिस्तान कंसर्न एरिया का एक चार्ट दिखाएं, और मैं प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह खान से पे तबसरा लेता हूँ, और अजहर रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक चार्ट देखें, ये चार्ट जिसके अंदर डिजिटल पाकिस्तान कंसर्न एरियाज़ के बारे में है कि एक्सेस एंड कनेक्टिविटी पहला शोबा। प्रोफेसर साहब, ज़िया साहब, ये जो पहला शोबा है एक्सेस एंड कनेक्टिविटी, इससे क्या मुराद है? किस तरह से इन 5 चीज़ों को जो डिज़ाइन किया गया है, क्या मुराद है एक्सेस एंड कनेक्टिविटी? जी, जो पहला वाला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको मिसाल के तौर पे इस वक्त 4G पाकिस्तान में फैल गया है, मिसाल के तौर पे इस वक्त फाइबर ऑप्टिक भी काफ़ी इलाकों में आ गया है। इसी तरह ये बहुत ही ज़रूरी है कि 5G में हम लीड करें, और इस वक्त ये स्पेक्ट्रम बिकेगा मुख्तलिफ कंपनियों को। मेरा ये ख्याल है कि मुझे इसमें डर है क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे सन कंपनियों के, प्राइवेट कंपनियों के, तो मेरा ये डर है कि ये कहीं हम डिले ना हो जाएं, हम बाकी मुल्कों से पीछे न रह जाएं। अच्छा, वैसे बाकी मुल्कों से बहुत सारी चीजों में पीछे ही हैं, और पीछे रह गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? इमरान खान साहब केस के आगे ला रहे हैं। 5 चीजें जिसका जिक्र किया जा रहा है डिजिटल पाकिस्तान के अंदर, एक्सेस कनेक्टिविटी का, नंबर 2 पे है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 पर है ई गवर्नमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे थे, नंबर 4 पे है डिजिटल स्किल्स एंड ट्रेनिंग्स जिसके लिए आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, काम हो रहा है, और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अजहर रिजवी साहब, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो आप इसके टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की एक कमेटी है जिसमें गूगल से भी हमारे पास तानिया आई हैं, तानिया अदरीस, वो भी इस पे काम कर रही हैं। किस तरीके से अब तक आपने इस सारी कमेटी में काम किया? अगर काम इसका कोई इजलास वगैरह हो तो बताइए, और विजन क्या है अजहर रिजवी साहब इस सारे प्रोसेस का? देखिए, हेलो जी जी कहिए प्लीज। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, देखिए 2 चीजें हैं। जो प्रेसिडेंशियल कमेटी है उसके अंदर 10 नुकात पे इत्तेफाक हुआ है, लेकिन सबसे पहले चीज जो समझने वाली है वो ये है, दुनिया के किसी मुल्क को देख लीजिए आप, डिजिटाइजेशन या डिजिटल सर्विसेज या डिजिटल पाकिस्तान या सिंगापुर, अमेरिका, ऑल पीपल सेंट्रिक, दे आर डिजाइन अराउंड द कॉमन मैन। कॉमन मैन के किन एरिया वो उनके एग्रीकल्चर को देख रही हैं, हेल्थ केयर को देख रही हैं, एजुकेशन को देख रही हैं, उन सारी चीजों को देख रही हैं जिसका एक आम आदमी की जिंदगी से ताल्लुक है। और हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स, किस तरह से इन चीजों को आगे लेकर जाया जाए ताकि आपके इस वक्त 70% आबादी सजा गुर्बत से नीचे है। चाइना ने, इंडिया ने, ब्राजील ने, जापान ने, सब मुल्कों ने आहिस्ता आहिस्ता they have taken there because applying proper digital policy। ये जो 5 एरिया प्राइम मिनिस्टर साहब की कमेटी के हैं, जिसमें आपने कहा इसके अंदर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर आपके एक्सेस एंड कनेक्टिविटी है, फिर आपकी डिजिटल स्किल्स हैं, आपकी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप है, दे ऑल शुड सर्कल अराउंड अ कॉमन मैन इफ यू आर एबल टू इंक्रीज द रेवेन्यू एंड सर्विसेज। अच्छा, मलाज साहब मेरे ख्याल में आए हैं, उन्होंने एक नुकता कहा कि जनाब इंटर कनेक्टिविटी का मसला होगा बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो ई गवर्नेंस है उसकी हम समझते हैं, जैसे ज़ियाउल्लाह साहब बताएंगे आपको, एक होती है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसी तरह दुनिया अब चल रही है गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग पे। आपको जब तक गवर्नमेंट के प्रोसेस को आप इंजीनियर नहीं करेंगे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकता फॉर वेरियस रीजन। साहब एक चीज बताइएगा, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। मैं अगर आम पाकिस्तानी को समझाऊं कि डिजिटल पाकिस्तान का पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, और ये कमेटी के जो लोग हैं इन्होंने क्या काम करना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप्स क्या है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ? देखिए, सबसे पहला स्टेप जो आपके लिए होगा वो ये होगा कि आप पहले अपने जितने भी इदारे हैं सरकार के जो कि लोगों से कनेक्टेड होंगे, जैसे कराची में अगर आप रहते हैं तो आपकी म्यूनसिपलिटी है, आपके टैक्सेस हैं, आपके बर्थ रिकॉर्ड्स हैं, आपकी एजुकेशन है, आपकी हेल्थ केयर है। इकाई जब एक इंसान हो जाएगा तो आप फिर उसके लिए सबसे पहले अपने गवर्नमेंट के प्रोसेसेस को रीइंजेक्ट करना। आम आदमी को उससे कोई गर्ज नहीं है, बिकॉज ये काम आपका आम आदमी को उससे कोई गर्ज नहीं है। साहब हमारे साथ आप टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, मैं चाहूंगा कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर हम जरा ज़िया साहब का और मलाज साहब का भी इनपुट ले लें। मलाज साहब, ये जो डिजिटल पाकिस्तान के जो 5 एरियाज हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कनेक्टिविटी ना हो,
बैंडविड्थ अवेलेबल ना हो, सस्ते ना हो, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, तो ये समारात उस साइट पर आएंगे ही नहीं। तो इसका बेस बनाने के लिए सबसे पहले इंटरनेट हर जगह पर हो, सॉफ्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हो, हर जगह पे लोगों को समझ आ रही हो, उनका नेट बहुत स्पीड से चल रहा हो, ऐसे ही है। बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहिए आपको। जो बेसिक फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो आपको उसको मॉडर्नाइज करना है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपका जो इंटरनेट है, आपका अवेयरनेस, स्किल सेट, जो एंड यूज़र है उसको अगर आप कनेक्टिविटी दे रहे हैं तो वो स्टेबल है प्रॉपरली या नहीं है। क्योंकि फाउंडेशनल जो कनेक्टिविटी है और फाउंडेशनल जो रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी की, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जैसा ई गवर्नमेंट की हमने बात की, जब नेट वेट आ जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी, चीज़ें प्रोवाइड होंगी, जैसे मलाह साहब भी बात कर रहे थे, रिजवी साहब भी बात कर रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को आना भी तो हो, पता भी तो चले काम कैसे करना है, होगा किस तरह, चलेगा किस तरह। नेट आ गया, खाली मोबाइल पे तस्वीरें और वीडियो क्लिप चल रहा है, फिल्में देख रहे हैं, इससे तो मसला नहीं होगा ना, पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो डिजिटल ट्रेनिंग वाली जो साइड है और नई टेक्नोलॉजी वाली साइड है, उसमें हम उस स्पीड से जा रहे हैं हम। जी माशाल्लाह, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने PIAIC शुरू किया है, और जिसने भी एडमिशन लेना है इस वक्त 3 शहरों में शुरू हो चुका है, कराची, इस्लामाबाद और फैसलाबाद। सियालकोट में अनकरीब शुरू होने वाला है, फिर लाहौर में होगा। तो इंशाल्लाह हम मैसिव लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, ताकि हमें जो मजदूर चाहिए पढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग पढ़ा रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा रहे हैं, 5G पढ़ा रहे हैं जी, ये लोग पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी हम दूसरों से तेज हैं, अगर हम सर्टिफिकेशंस कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज पे भी बात करूंगा, जो 5th जनरेशन वॉर है, जिसके ऊपर DGISPR भी बार बार बात करते हैं। हर पाकिस्तानी को मालूम होना चाहिए इस वॉर के अंदर सिपाही आप भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं सुनाता हूं इमरान खान पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा था उन्होंने, क्या उनके जहन में क्या है और किस तरह पाकिस्तान डिजिटल पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, हुकूमत किस तरह से बढ़ा रही है। इमरान खान साहब, डिजिटल पाकिस्तान है, मुझे इसके ऊपर पहले तवज्जो देनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे हमारे यूथ के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये दुनिया अब इस तरफ जा रही है और हम आगे पीछे रह गए इसमें से। और जब मेरी गवर्नमेंट आई तो उसूलन तो मुझे शुरू में इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी। तो अब हमारी पूरी तवज्जो होगी इसके ऊपर, तानिया का और जो प्रोजेक्ट आप डिजिटल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, इसके ऊपर पूरा जोर लगाएंगे। पूरी तवज्जो है। रिजवी साहब वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं पूरी तवज्जो है, टास्क फोर्स बन गई, आप उसके मेंबर हैं। प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह खान साहब PIAIC से मुताल्लिक के प्रोग्राम चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मलाहत कुरैशी साहब और उन जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो कोई वन विंडो ऑपरेशन हो, हम आके डिलीवर करें, हम कुछ कर सकें, कोई कंट्रीब्यूट कर सकें, कोई ऐसा सिलसिला हो जिससे पाकिस्तान पैसे भी बनाए, लोग पैसे भी बनाए, तमाम चीज़ें। लेकिन इन सारे सिनेरियो के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि 5th जनरेशन वॉर, जिसको हम आर्मी चीफ बार बार डिस्कस करते हैं, हमारे DGISPR डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान पे हमले होते हैं। जहां पाकिस्तान पॉजिटिवली कोई चीज़ आगे बढ़ता है कोई काम करने के लिए, इंडिया हमला कर देता है और वो सोशल मीडिया पे हमें नजर आता है। अफगानिस्तान की तरफ से हमला होता है, हम उसको दोस्त मुल्क के हैं, मुस्लिम मुल्क के हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अफगानिस्तान हमारे खिलाफ खड़ा होता है। बांग्लादेश से हमारे ऊपर हमले होते हैं। ये सारे जो हमले सोशल मीडिया पे हो रहे होते हैं, नेरेटिव पाकिस्तान का जो बिल्ड होता है पॉजिटिव, उसको तोड़ने के लिए, खिलाफ करने के लिए। इस पर मैं आप तीनों माहिरीन की बात चाहूंगा, लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहता हूं DGISPR ने हालिया फिर एक बार कहा कि सबसे बड़ी खतरनाक जंग जो है वो 5th जनरेशन वॉर है। क्या कहते हैं आसिफ गफूर साहब, आइए सुनवाता हूं। मैं पिछली बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जब भी आपसे बात की तो नेचर एंड करैक्टर ऑफ वॉर के ऊपर बात की कि हम कन्वेंशनल जंग से सब कन्वेंशनल जंग और उसके साथ लड़ते हुए बेहतर होते हुए आज हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहे हैं। तो हमें इस बदलती हुई नेचर एंड करैक्टर ऑफ वॉर का भरपूर एहसास है। उसमें दुश्मन, उसके सहूलतकार, आलाकार, उनका क्या डिज़ाइन हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, उन सब की भी हमें समझ है। ये जो इम्पॉर्टेंट तरीन वॉर है जिसको हम कह रहे हैं, एक ऐसी 5th जनरेशन वॉर, कभी 6th जनरेशन वॉर कहते हैं, और अब आर्मी इसके अंदर काम कर रही है और एक पाकिस्तानी इसके अंदर सिपाही है, और हम इंडियन हमलों को देखते हैं। आपको भी रिसेंटली बहुत डेवलपमेंट हुई है कि जब भी कश्मीर के ऊपर बात उठाई जाती है तो फेसबुक आपका अकाउंट बंद कर देता है। ट्विटर के अगर आप आवाज़ उठाते हैं ट्विटर अकाउंट, तो आपके अकाउंट्स बंद कर देते हैं। मेरे मीडिया हाउस बोल के अंदर बहुत सारे ऐसे एंकर जर्नलिस्ट हैं जिनके अकाउंट्स बंद है, बहुत सारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, उनके अकाउंट्स बंद हैं। तो पाकिस्तानियों का नैरेटिव बिल्ड नहीं होने देते इंडियंस, और नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। इंडिया में कबाड़ा हुआ है उनके सिविल सोसाइटी का, लेकिन मामला
इस तरह पेचीदा है कि इस तरफ नहीं आते। मैं छोटा छोटा कमेंट चाहूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा रिजवी साहब, ये हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, हर पाकिस्तानी को हम कनेक्ट कर रहे हैं, सहूलत देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक जंग भी चल रही है। इस जंग में किस तरह से लोगों को समझाया, सिखाया, बताया जाए कि पाकिस्तान की जो मफाद के अंदर चीजें हैं, जो कश्मीरियों के मफाद में चीजें हैं, और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसके ऊपर वो किस तरह लड़ाई करें और ये ग्राउंड किस तरह से आगे बढ़ेगा? फैसल मियां, आपने ये इतना अच्छा सवाल किया है। और इस वक्त जो टेलीविजन पे मीडिया और एंकर नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का। साथ माजरत के इस वक्त पाकिस्तान को अंदरून मुल्क ज्यादा प्रॉब्लम है। जब हम इस तरह की वीडियोस, इस तरह के नैरेटिव्स, जब एंकर्स और मिनिस्टर्स आपस में लड़ना शुरू करेंगे तो हम क्या इंप्रेशन पाकिस्तान का वो यहाँ से कुछ खोद के नहीं ले जाते, वो आप ही की चीजों को जो आपके मीडिया के ऊपर है उन्हीं के ऊपर वो नैरेटिव बिल्डअप करते हैं। दूसरी चीज ये है कि इंडियन जो लॉबी है वो 1990 से काम कर रही है IT सेक्टर में, और उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं जाकर अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर। पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं उन्हें भी अब जरा थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ेगी। पाकिस्तानी जो बाहर बैठे उनको हिम्मत करनी पड़ेगी। एक पाकिस्तानी आए हुए मल्हार साहब, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। मल्हार साहब, पाकिस्तानियों को हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत करने के लिए तैयार है? ये 5th जनरेशन वॉर में आप लोगों को ज्यादा, रिजवी साहब कह रहे हैं ज्यादा रोल है आपका। जी, हम तो हिम्मत करने के लिए तैयार हैं, और आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको वो देखते हैं, इस तरफ के हम आके हेल्प करें। लेकिन एक और पॉइंट जो आपने कहा उस पर मैं करना चाहूँगा, जो इंस्टीट्यूशन लेवल पर जब हम डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं तो डेटा कस्टोडियनशिप एंड सिक्योरिटी पास्चर हमारा जो है, इस डेटा की मूवमेंट जो होगी, जब डिजिटल पाकिस्तान होगा तो काफ़ी डिस्ट्रप्शन आएंगी, नया डेटा बनेगा, यूज़ होगा, नादरा का डेटा जैसे नादिया ने कहा कि वो यूज़ करेंगी। इन सब डेटा की हमें सिक्योरिटी और उसकी जो डेटा कस्टोडियनशिप है उसकी क्लियर मेथडोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। आप समझते हैं इसमें कंफ्यूजन है? एक नादरा पाकिस्तान का नंबर 1 इदारा है जिसमें करप्शन नहीं होती, एक इदारा है जिसमें करप्शन नहीं होती, और उसके ऊपर भी आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। डेटा के ऊपर पाकिस्तानियों का डेटा महफूज हाथों में नहीं समझते क्या आप? नहीं, नादरा का डेटा तो अब तक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब डिजिटल पाकिस्तान की टीम जो काम कर रही है इनके पास डेटा आ रहा है तो गैर महफूज हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, जब सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ जो है वो मल्टीपल लेवल पे यूज होगी तो डेटा जो है वो चेंज होता है, उसके अंदर कुछ नई फील्ड जनरेट होती हैं। अब जैसे आपका वहाँ पे नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो अगर मिडिल नेम भी इनिशियल हो गया और भी चीजें ऐड हो गई। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आता हूँ 5th जनरेशन वॉर पे। प्रोग्राम का एक पहला सेगमेंट खत्म होने वाला है। मैं चाहूंगा ज़िया साहब, ये 5th जनरेशन वॉर के ऊपर जो आप इतने हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको सिपाही भी बना रहे हैं पाकिस्तानियों का, कि वो खड़े हों, जो फौज कुर्बानियां दे रही है, हुकूमत का नैरेटिव, पाकिस्तान का नैरेटिव, कश्मीरियों के लिए लड़ाई, हर पाकिस्तान ने अपने मोबाइल के जरिए जंग लड़नी है, तो इस पर हम तैयार हैं, कर रहे हैं काम। जी, हमारे इस वक्त जो 25,000 स्टूडेंट है ना, 25,000 स्टूडेंट्स माशाल्लाह, वो जबरदस्त किस्म के पाकिस्तानी फौजी हैं। मैं पहले दिन से बच्चों को कहता हूं कि आप ये समझें कि ये आप पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, और हमारे बच्चे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड ओवर हजारों सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, और ये सब माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए काम करने को तैयार है। जबरदस्त। एक छोटी सी बात बताइए, ये जो फेसबुक के ऊपर अकाउंट बंद कर देते हैं, अगर कश्मीर का आप बात दिखाते हैं और जुल्म दिखाते हैं, भारतीय किस तरह से जुल्म कर रहे हैं, और अकाउंट बंद हो जाता है, ट्विटर पे बंद हो जाता है, यूट्यूब चैनल बंद कर देते हैं, इसका रास्ता क्या है? कैसे? इसका रास्ता सिर्फ पाकिस्तानी जो अब्रॉड है ना, वहां पे आवाज उठाने का है, क्योंकि देखें इस वक्त ज्यादातर जो एम्प्लॉइज है ना इन कंपनियों के, ये हमें समझना चाहिए, वो ज्यादातर इंडियंस हैं। तो हमें जो अमेरिका में, अच्छा अच्छी बात क्या हुई है, इंडिया की आपस का जो इत्तेहाद था ना, आज से 10 दिन पहले तक बहुत मजबूत था, अब कमजोर हो रहा है। कमजोर हो रहा है। आप अगर फेसबुक पे फॉलो करें ना तो इंडिया का इत्तेहाद कमजोर हो रहा है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। ज़िया साहब, मल्हार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 सब्जेक्ट है, इस पर डिबेट मुसलसल होने की जरूरत है, लेकिन जाहिर है कि वक्त कम है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, और एक मुल्क के सदर ने किस तरह चैलेंज किया है मोदी को, वो मैं आपको दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा किस तरह से। और कश्मीर का भी हम लेंगे। कश्मीर में 153 दिन हो गए कर्फ्यू के, क्या सूरत हाल है इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। कश्मीर में आज 153 दिन हो गए हैं कर्फ्यू लगा हुआ है, और तकरीबन 8 लाख से जायद हिंदुस्तानी फ़ौज वहाँ मौजूद है। 80 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को उन्होंने कैद कर रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा जेल है,
और आवाज़ जिस तरह उठानी चाहिए दुनिया में उस तरह आवाज़ नहीं उठ रही है। दूसरा मामला यह है कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 60 से ज़्यादा शहरों के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं और ऐसे मुजाहरे हो रहे हैं कि जो तारीख़ में पहले देखे नहीं गए। मोदी चाहता क्या है, मोदी ने किस तरह गुजरात के अंदर पूरे मामले को कंट्रोल किया था, हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, और ब्रिगेडियर गजनफर साहब वो भी मौजूद होंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊं कि गुजरात में किस तरह मोदी ने कंट्रोल किया था। पहले कोर्ट्स को कंट्रोल किया, पुलिस को कंट्रोल किया, गवर्नमेंट इदारों को कंट्रोल किया और सबको कंट्रोल करने के बाद मुसलमानों का कत्लेआम किया। और अब जब हुकूमत में आया, पिछले 5 साल के अंदर अपना गवर्नमेंट के अंदर अपना पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आरएसएस के लोगों से भरा, और वो भरते 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 अब ये जो दोबारा 2/3 मेजॉरिटी वाला सिनेरियो है, इसके अंदर मोदी ने जो अदालतें हैं उसके अंदर आरएसएस माइंडेड लोग, बीजेपी के लोग वो भर्ती किए, फौज के अंदर भर्ती किए, पुलिस पे भर्ती किए, मीडिया चैनल्स रॉ ने फंडेड करके बनाए हैं और एक पूरा ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया जिसके बाद अब कानून साजी की गई है, पार्लियामेंट से कानून साजी की गई है, शहरियत का बिल किस तरह से मंजूर किया गया। अब जब भी कोई आवाज़ उठाता है कश्मीर के ऊपर, शहरियत बिल के ऊपर, तो वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, ये हमारे पार्लियामेंट ने बिल बनाया है, कानून बनाया है और इस कानून के तहत हिंदुस्तान चलेगा। तो अगर कोई मुजाहरा कर रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होंगी, उसके खिलाफ उसको डिटेक्शन सेंटर्स के अंदर रखा जाएगा, बंद किया जाएगा। तो खौफनाक सूरत हाल हिंदुस्तान के अंदर है। पीजे मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। गजनफर साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पीजे मीर साहब अभी आ जाएंगे, जैसे लाइन पर कनेक्ट होते हैं उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये जो हिंदुस्तान ने एक चाल चली है, मोदी ने इस तरह से इस पूरे सेटअप को बना दिया है कि अदलिया के अंदर उनके जज बैठे हैं, पुलिस आरएसएस के लोगों से भरी हुई है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो भरी हुई है, एजेंसियां भरी हुई है, इवन यह कि मीडिया उन्होंने खरीद लिया है और टॉप सारा मीडिया रॉ की फंडेड से, बीजेपी की, आरएसएस के लोगों से भरा हुआ है। और एक ऐसी तैयारी है कि खून की होली होने वाली है जिसमें हिंदुस्तानियों को मुसलमानों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी है, पाकिस्तान से नफरत अंगेज इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। ये सारा इन्वायरमेंट आप किस तरह देख रहे हैं, पहले दूसरे स्टेप्स, अब क्या होने वाला है हिंदुस्तान में आपके नजदीक? हिंदुस्तान में जो फैसले जो होने वाला है वो अपना जेनोसाइड वॉच जो डीजी है उसने बड़ा कैटेगोरिकल बता दिया और उसने कहा कि हिंदुस्तान इस वक्त जो है तो जेनोसाइड किसी भी मुल्क में जेनोसाइड करने के लिए या जेनोसाइड के लिए 10 स्टेजेस होती हैं। तो इंडिया वो 10 की 10 स्टेजेस जो है वो क्रॉस कर चुका है। 10वीं स्टेज भी उसने क्रॉस कर ली है उन हालात और उन वाकयात के तहत जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहे जी। और उसके अंदर आपने देखा ये तो आज हम देख रहे हैं सिटीजनशिप बिल या नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट आज आया है, लेकिन अगर आज से 1 साल 2 पहले की राजवेश्वर सिंह की अगर आप वीडियो आपने देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2021 तक, दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 ने टारगेट दिया था कि इंडिया के अंदर कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई जैन, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हिंदू राष्ट्र होगी। और अब वहाँ पे जो एक थीसिस जो प्ले किया जा रहा है, ये नीले पीले रंग के कार्टून किस्म के जो साधु फिर रहे होते हैं, गंगा जमुना में पेशाब करते हैं, उनकी तरफ से ये एक थीसिस, वो कहते हैं कि जी जो हिंदू हैं वो 35 साल की उम्र में शादी करते हैं या 35 साल उनकी वो उम्र होती है तो एक बच्चा होता है, और जो मुसलमान होते हैं जब वो शादी करते हैं उनके 7 बच्चे होते हैं। तो ये इस हिसाब से तो 2000 आने वाले दिनों में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो हिंदू कम हो जाएंगे, खौफ ये है कि मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे या तो इसलिए मुसलमानों को मारो। अब जिस मुल्क में रिलीजियस बैगॉटरी की तरफ से या लोगों की तरफ से जो अपने आप को धर्म का नाम देते हैं, क्योंकि कोई दुनिया का कोई मजहब जो है वो दहशतगर्दी की तरगीब नहीं देता सिवाय, और इंडिया की पब्लिक भी दहशतगर्दी ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो सिटीजनशिप बिल के खिलाफ वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं उससे ये जाहिर होता है कि मजहब की बेसिस पे इंडिया को तकसीम किया जाए। हालांकि जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है
वो इंडिया के कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब तो कानून जैसा चाहे बनाए ना, अब तो 2/3 मेजोरिटी। ब्रिगेडियर साहब, जैसा मोदी चाहता है वैसा बिल, और बार बार वो धमका भी रहे, हम कानून को ऐसे कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला ले आएंगे। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे भी, पीजे मीर साहब से भी वो लाइन पर हैं कि कोई मुल्क खुलकर सामने नहीं आ रहा, आंखों में आंखें डालकर नहीं देख रहा, बल्कि मैं चाहूंगा कि मोहम्मद जो कि मलाइशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चंद रोज पहले बड़ा आंखों में आंखें डालकर मोदी को पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है पहले मैं आपको सुनवाता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि किस तरह अब कौमों के जो लीडर है ना, वो किस तरह ये ऐसे केसेस को डील कर रहे हैं। महातिर मोहम्मद, पीजे मीर साहब, दुनिया के अंदर बहुत ही चंद लीडर हैं जो इस तरह का मैसेज दे रहे हैं, और महातिर मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। आप किस तरह सूरत हाल देख रहे हैं हिंदुस्तान में, मीर साहब? पीजे मीर साहब, आवाज आ रही है आपको? कॉल। गजनफर साहब, ये आपने सुना महातिर मोहम्मद साहब जो कह रहे थे, बहुत कम लीडर्स हैं जो इस तरह का मैसेज दे रहे हो हिंदुस्तान को, मैसेज बहुत क्लियर गया है, तो इस मैसेज से कोई फर्क पड़ेगा? मैसेज पे फर्क पड़ना होता तो इंडिया को उसके ऊपर कोई ना कोई अपनी स्टेटमेंट दे चुका होता है, लेकिन आपको पता है महातिर मोहम्मद ने जितना प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर बर्दाश्त किया है, जबकि इंडिया जो सबसे ज्यादा पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है और इंडियन की जो ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन है, उन्होंने महातिर मोहम्मद ने जो पहला बयान दिया था जिसको उन्होंने विड्रॉ करने से इनकार कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम यहाँ से पाम ऑयल नहीं लेके जाएंगे, लेकिन महातिर मोहम्मद ने अपने लफ्जों को विड्रॉ नहीं किया। इसी तरह टर्किश उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली एक चीज कही, लेकिन जो आप चीज कह रहे हैं ना, वो बुनियादी तौर पे वो हमारे यहाँ जिन मालिक को प्रेशराइज करना चाहिए, अब जो महातिर मोहम्मद साहब ने कहा है, अल्लाह उनको और हिम्मत दे, वही चीज अगर प्रिंस सलमान कह दे कि जी हम सऊदी अरब से या यूएई का जो मेंबर है इस्लामिक ओआईसी जो इस्लामिक अम्मा है उसके जो मेंबर हैं, अगर वो ये कह दें कि जी हम इंडियंस को निकाल देंगे अगर आप सिटीजनशिप बिल एक्ट या कश्मीर के अंदर जिन चीजों को, तो आप सोचिए एक सेकंड के लिए क्या होगा। लेकिन दुख की बात है हम क्यों वेस्टर्न कंट्री से मुतालबा करें या शिकायत करें, वो तो आज तो दुनिया जो है वो मजहब के नाम पर डिवाइडेड है ना। जो कासिम सुलेमानी का जो मर्डर किया है अमेरिका ने, वो किसने किया है? वो न्योकॉन्स और जियोनिस्ट एक लॉबी है ना। अब वो उसमें पहले क्रिश्चियंस और ज्यूज, एवोलॉजिकल ज्यूज शामिल होते थे और न्योकॉन्स शामिल होते थे अमेरिकन। अब उसके अंदर हिंदुत्व और सेफरन टेररिज्म का भी असर आ गया है, और जो कुछ हो रहा है मुसलमान ममालिक के खिलाफ, चाहे रोहिंग्या में हो, चाहे डिवाइड जरूर है, लेकिन डिवाइड के ऊपर जो नेशनल लीडर्स हैं, मुस्लिम ममालिक के लीडर्स हैं, वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है जिस तरह से महातिर मोहम्मद आए हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब, और सब आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है। मैं ब्रेक के बाद यहीं से बात आगे बढ़ाऊंगा। एक वक्त हिंदुस्तान जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहा करता था, वो एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पे 60 से ज़्यादा शहरों के अंदर इस वक्त बड़े बड़े मुजाहरे और धरने हो रहे हैं शहरियत बिल से मुताल्लिक। कश्मीर के अंदर 153 दिन हो गए कर्फ्यू लगा हुआ है। ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही हैं। दुनिया नहीं बोल रही, कोई शोर नहीं मचा रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके जो सरबराहान हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। पाकिस्तान की तरफ से बात आती है, पाकिस्तान को रोका जाता है, पाकिस्तान के नैरेटिव को रोका जाता है, लेकिन जितना पाकिस्तान जा सकता है जा रहा है, लेकिन और जाने की जरूरत। इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था महातिर मोहम्मद ने क्या कहा और कैसा मैसेज दिया। पीजे मीर साहब, हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है? डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं, कानून साजी हो रही है, आरएसएस के लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं, कोर्ट के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी आरएसएस की हो गई है, पूरा तमाशा रेडी है मुसलमानों के कत्लेआम के लिए। ये सिनेरियो जो बढ़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आप किस नजर से देख रहे हैं आइंदा चंद माह? फैसल, नंबर 1 जी, हमने देखना है कि ये इतनी बढ़ाव चढ़ाव पे कैसे गए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सिंपल है, हम ढीले रहे और ये हम बात करते हैं कश्मीर की। अब आपको पता है जिस वक्त ये 370 लेके आए और उसके बाद पूरा हमारा मीडिया चढ़ गया कम से कम 50 दिन, बल्कि आई गिव क्रेडिट टू योर बोल्ड न्यूज कि इसने सबसे ज्यादा इस पे कवरेज दी, अच्छी बात की और तकड़ी बात। बाकी मीडिया में देखो ठंडा पड़ गया। 150 दिन पड़ गए हैं,
कौन कश्मीर पे बात करता है? आज हम 70 साल की पुरानी बात कर रहे हैं, जो 5 जनवरी 1949 में की रेजोल्यूशन, उसको आज हम आफ्टर 70 ईयर्स हम उसको आज के दिन डिस्कस कर रहे हैं। फैसल, ये कल परसों फिर भूल जाएंगे हम। हमें चाहिए कि हमें कंसिस्टेंसी दिखानी है। हमारी जो जुल्म हमारे पे और कश्मीरों पे ये कर रहे हैं, इसी की वजह, कश्मीर की वजह से 2 जंगें लड़ी हैं, इसकी वजह से उन्होंने हमारा एक प्रोविंस ले गए इस पाकिस्तान। यही वजह है कि वो क्या कह रहे हैं, सबवर्सिव एक्टिविटीज के पाकिस्तान को बैक फुट पे लेके जाएं और ये कश्मीरियों के साथ जो करें, जो आज ये कर रहे हैं। जेनोसाइड, जिस तरह के ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, यार कितनी देर का जेनोसाइड नहीं हो रहा? इनके प्रेग्नेंट औरतों बेचारियों के अंदर इन्होंने बेनेट्स मारे हैं यार, और उसके बाद आपने पेलेट्स मारे, आपने लैंड माइन्स लगाई, आपने निहत्ते शहरियों पे गोलियां चलाई। तो मुझे बताओ, ये ह्यूमन राइट्स के जो चैंपियन बैठे हुए पूरी दुनिया में, क्या इनको नजर नहीं आ रहा? क्या आपकी जो OIC है, जो बड़ी मुस्लिम उम्मा बनती है, लानत है इनके ऊपर, तो ये बात नहीं करते हैं? यार मुझे शर्म आ रही है लोगों को कि अपने मुसलमान कहने के लिए। क्यों? इनके अपने इंटरेस्ट है हिंदुस्तान के साथ, वो है लैंड ऑफ द हिंदू। लेकिन गांधी, जिन्ना, ये सारे जितने थे, इन्होंने उसको सेक्युलर स्टेट बनाया था। इंडिया इज नो लॉन्गर अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया अ टायरेंट स्टेट, जो कि मोदी, जो कि ये RSS अपने आप को कहते हैं। ये तो SS वाले हैं, वो जो जर्मन हिटलर के शुटस्टाफल होते थे, SS। ये तो वो आपने हिटलर और हिटलर, मैं आपको एक छोटी सी स्लाइड दिखाता हूं, आप देखेंगे किस तरह मोदी अपने आप को हिटलर में कन्वर्ट कर गया है। मीर साहब ये जरा देखें, उसके बाद ब्रिगेडियर साहब से बात करूंगा। देखें जरा किस तरह से मोदी और हिटलर बिल्कुल एक ही पिच पर बनकर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्लाइड्स, ये चीजें, वो कॉपी, वो तस्वीर, वो कॉपी कर रहा है अपने आप को, एक एक शक्ल, एक एक तस्वीर, एक एक अंदाज मोदी ने अपने आप को बिल्कुल हिटलर के तौर पे बनाया। उसकी तकारीर के अंदर, उसकी ड्रेसिंग के अंदर, उसका चलना, उसका फिरना, वो मॉडल के तौर पर देखता है हिटलर के नजरिए को, और वैसी ही तमाम चीजें कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब, ये सारी चीजें दुनिया के सामने आ रही हैं, वो तमाम मनाजिर सामने आ रहे हैं जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, वो अंदाज सामने आ रहे हैं, वो आइडियलाइज करता है और इस तरह से वो कत्लेआम की तरफ बढ़ रहा है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? मीर साहब ने भी बड़ी अच्छी तजावीज दी हैं, बड़ा अच्छा पिक्चर खींची है, लेकिन हम करें क्या? मुस्लिम ममालिक के लीडरान तो कुछ करने को तैयार नहीं उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। OIC खामोश एक कॉरपोरेशन बनी हुई है। किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे सारे प्रोसेस में, ब्रिगेडियर साहब? जी, बहुत ही दुख अंगेज सवाल है, जिसपे दिल अगर कहें कि खून के आंसू होता है ये सोच के कि हम करें क्या, क्योंकि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वो इंसानियत की बहुत बड़ी तब्दील है। अब इसमें 2 चीजें हैं जी। एक चीज ये हो सकती है, मतलब एक आउटराइट तो ये चीज आती है, अगर आप इनसाइड से सोचें कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग करे और कश्मीर को आजाद कराए, क्योंकि कश्मीरी जब शहीद होते हैं तो वो पाकिस्तान परचम में दफन होते हैं। कि ये तमाम जितनी रेजिस्टेंस है कश्मीर, वेल ऑफ कश्मीर में हो रही है, और वेल ऑफ कश्मीर सराउंड करती है श्रीनगर से लेके अनंतनाग से लेके शोपियां से लेके नीचे उरी तक। तो वेल ऑफ कश्मीर तक जिस वक्त तक आपने उसको आजाद कराने के लिए जंग करनी, वहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों ममालिक के दरमियान अगर किसी किस्म की कोई सिचुएशन होती है तो पूरी दुनिया की अटेंशन जो है वो कश्मीर कॉज से हट जाएगी और वो शिफ्ट हो जाएगी पाकिस्तान और इंडिया की बाहमी जंग की तरफ। तो मेरी नजर में इस वक्त सिचुएशन इस तरह की बॉयल अप हो रही है, एक तरफ इंडिया चल रहा है, एक तरफ दूसरी दुनिया में डेमोक्रेसी में रिसेशन आया हुआ है, और आपने देखा कल जो कुछ इराक के अंदर कासिम सुलेमानी के साथ किया गया, तो इस सूरत में तो ये चीजें काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं। जहां तक आप हाँ, यही चीज अगर इंडिया की तरफ से खुदा न करेगा कि फिर पाकिस्तान हैज गॉट ऑल दी जस्टिफिकेशन, और फिर अगर ऐसा हो जाए तो ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीजे मीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनके अंदर जब हमने शुरू किया तो डिजिटल पाकिस्तान की बात की और 5th जनरेशन वॉर जो चल रही है उसके हवाले से बात की। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर मुसलमानों को काउंटर किया जा रहा है, कश्मीरी को काउंटर किया जा रहा है, पाकिस्तानी को काउंटर किया जा रहा है, हर पाकिस्तान को इस जंग में अपना रोल प्ले करने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है और नैरेटिव ऐसे बनाने की ज़रूरत है जो जुल्म हो रहा है कश्मीर के अंदर वो भी दिखाएं, जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है वो भी दिखाएं, अपने आप को कनेक्ट करें इन तमाम चीज़ों से। इसके बगैर
चीज़ों को हासिल करना और इंसाफ हासिल करना बहुत मुश्किल है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।